हेलो, नमस्ते, वेलकम टू द वेरी स्पेशल पॉडकास्ट विद इन द लाइफ। आज की एनर्जी बहुत हाई होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक सुपर स्पेशल गेस्ट। आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट रचना शुक्ला जी, जिन्होंने न सिर्फ महिलाओं के हित में काम किया बल्कि अपनी कड़ी से कड़ी परिस्थितियों के बावजूद खुद को इंडिपेंडेंट, खुद से खुद को डिपेंडेंट और एक स्ट्रॉन्ग विमेन के रूप में सबके सामने खड़ा किया। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। सच अ प्लेजर पूजा, थैंक यू सो मच। आज की गेस्ट जितनी खूबसूरत है उतनी ही उनकी एनर्जी और उनका चार्मनेस। तो बिना किसी देरी के चलिए पूछते हैं उनसे डायरेक्ट सवाल। मैम, मैं जानना चाहती हूँ आपके चाइल्डहुड के बारे में। इतना स्माइलिंग फेस, इतनी हैप्पीनेस, अपने चाइल्डहुड के बारे में बताइए, अपने करियर के बारे में बताइए। चाइल्डहुड वॉज वेरी ब्यूटिफुल, बहुत खूबसूरत था। मेरे दादा दादी, बुआ, मेरे चाचा जी, नेबर्स, सबकी गोद में ये चाइल्डहुड बीता और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। मेरे ख्याल से वो जो बचपन की स्माइल है वो अभी तक नहीं गई है। सो इट वॉज ब्यूटिफुल। और फिर बाद में हम लोग भोपाल शिफ्ट हुए थे। वहाँ पे इतनी वादियाँ थी, झरने बहते थे और इतने नेचर के बीच में मैं बड़ी हुई हूँ। तो मेरे ख्याल से वो सारी चीज़ें जो हैं, उन सब चीज़ों ने मेरे ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा। उस समय पे ये रियलाइज़ नहीं हुआ, पर जब आज आप कहती हैं तो मैं थोड़े फ्लैशबैक में जाती हूँ और मुझे लगता है कि शायद मे बी इन सब चीज़ों का इतना बेइंतहा प्यार जो मुझे मिला, ये उसका असर है। आपने एडवोकेट होने का ये करियर पाथ कैसे चूज किया? इट वॉज अ वेरी नेचुरल थिंग, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर जो थे CPM बराड़ के बहुत एस लॉयर थे। उनका नाम था श्री NP शुक्ला। और जब मैं छोटी थी तो उनके ऑफिस में अक्सर खेला करती थी और हर तरफ किताबें किताबें, प्राइवी काउंसिल की किताबें, लॉ रिपोर्टर्स, बाइंड करी हुई ब्यूटीफुल लेदर में दिखा करती थी मुझे, वो लाल और काले रंग के लेदर में। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी। वो सुबह तैयार होते थे, वो कोर्ट जाते थे और उसके बाद फिर शाम को क्लाइंट्स आया करते थे और उनकी क्लाइंट्स के साथ रात 10-10 बजे तक मीटिंग चलती थी। और वो काफ़ी प्रसिद्ध और माने हुए लॉयर थे अपने एरिया के। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं वो जीन्स में आ गई है ये बात। और तो ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन था। मुझे पता था कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद LLB करनी है। तो मतलब ये पहले से ही तय था कि मुझे LLB में ही जाना है? अब कह सकते हो ऐसा। तो आपके दिमाग में कभी ये थॉट नहीं आया कि मतलब नहीं, ये वाला करियर ऑप्शन भी हो सकता है मेरे लिए? हम तो हमेशा से 2 ऑप्शंस लेके चलते हैं। नहीं, ऐसा तो कभी लगा नहीं मुझे ऐसे कभी नहीं लगा कि ये भी कर सकती हूँ और वो भी कर सकती हूँ। इट वॉज अरे ना, पेरेंट्स ने कभी फोर्स किया कि मुझे BA के बाद क्या करना है, बट वो एक ऑटोमेटिक था कि चलो LLB कर लेते हैं, MA बाद में करेंगे। तो MA का नंबर ही नहीं आया, LLB कर ली। मामा, आपने महिलाओं के लिए ही काम करना क्यों जरूरी समझा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी जो आपको भी बहुत शॉकिंग लगेगी। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्राइम्स हैं, ये पूरा रिकॉर्डेड एक डेटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। वो मैक्सिमम क्राइम्स जो हैं, दे आर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, और उसमें टॉप मोस्ट पे है डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि हमें लगता होगा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है टॉप मोस्ट पे। मे बी रेप इज देयर, स्टॉकिंग इज देयर, ईव चीजिंग इज देयर, और मे बी मेनी अदर क्राइम्स विच आर अगेंस्ट द वुमेन दैट आर देयर। But no, domestic violence happens to be the topmost crime committed against a woman in this country. और being a woman, being also a survivor of domestic violence, मेरे लिए बहुत easy था। ये एक बिल्कुल natural progression था कि मैं women के rights के लिए सबसे पहला कदम उठाती when I decided to come into legal practice. It was a natural progression, again once I can say. आपके करियर का ब्रेक पॉइंट क्या था? जब आपको लगा होगा, हर किसी के करियर में एक ब्रेक पॉइंट आता है जब लगता है कि यार इट्स एंड, अब कुछ नहीं है। ऐसा कोई ब्रेक पॉइंट रहा है आपका, या कोई ऐसा मतलब हैपनिंग मोमेंट जब आपको लगा हो दिस इज द पॉइंट? ब्रेक पॉइंट मुझे नहीं लगता आ सकता है अगर आप अपने करियर को प्यार करते हैं, आप उसमें डेडिकेटेड हैं, क्योंकि लॉ इतना वास्ट फील्ड है और एवरी डे देयर इज़ अ न्यू चैलेंज। और हमें लगता है कि एक पर्टिकुलर केस, अगर एक महिला के साथ कोई अत्याचार हुआ है तो दैट विल बी आइडेंटिकल टू द नेक्स्ट वुमेन। नहीं, ऐसे नहीं होता है। हर एक की जो सिचुएशन होती है वो डिफरेंट होती है। चाहे आप कह सकते हो हेयरलाइन डिफरेंस होता है, पर होता है, और वहीं पे आपका एज अ लॉयर एक चैलेंज होता है। तो
मुझे नहीं लगता है कि लीगल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आपका कभी भी ब्रेक पॉइंट आ सकता है। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इट इज़ सो फुल ऑफ चैलेंजेस और एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज। मामा, आपने महिलाओं के लिए इतना काम किया है, ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉब्लम है जो आपको लगती है कि मतलब यहाँ पे महिलाओं का पढ़ा लिखा होना और नहीं होना एक ही बात है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसे देखा है कि चलिए पहले हम अनपढ़ महिलाओं से शुरू करते हैं कि बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसे देखा है कि जब विमेन अनएजुकेटेड हैं या उनकी एजुकेशन बिल्कुल ही थोड़ी छोटी मोटी है, लाइक दे आर जस्ट 5th पास और समथिंग लाइक दैट, तो कई बार क्या होता है कि वो अपना स्टैंड अपने घर में किसी भी तरीके से ले लेती हैं। यू नो, अगर हस्बैंड वायलेंट है तो वो उसको भी वायलेंस के साथ सेट कर देती हैं। यू नो, ये हो जाता है कई बार अनएजुकेटेड क्लासेस में। अब हम आते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज में। मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या होता है कि नॉर्मली वुमेन आर वेरी हाईली एजुकेटेड, लेकिन वो एक हमारे जेनेटिकली हमारे अंदर ये कोडेड है कि हमें अपनी फैमिली को लेकर चलना है, जहाँ तक हो सके घर की बात को हमें बाहर नहीं फैलाना है और जितना हो सकता है हमें एडजस्टमेंट करना है, हमें सहन करना है। उस वजह से क्या होता है कि एजुकेटेड होने के बावजूद भी विमेन जो है वो घर के बाहर जाती हैं, वो काम करती हैं, वो पैसे लेके आती हैं और जो कॉमन किटी होती है फैमिली की वो उसमें उस पैसे को वो दे भी देती हैं कि चलिए कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े से तो बेटर है। पर इसमें क्या होता है, वो अंदर ही अंदर जो होता है ना, वो एक उनके अंदर वैक्यूम आने लगता है, डिप्रेशन सेट होने लगता है, अलग अलग तरीके के फियर्स सेट होने लगते हैं और जब बिल्कुल इस सब कुछ सीमा के बाहर हो जाता है तब जाकर कई बार महिलाएं जो हैं वो इस पे एक्शन लेने के लिए तैयार होती हैं और वो एक्शन लेती हैं। कई बार लेट भी हो जाती हैं उस एक्शन को लेने में, पर मैं ये हमेशा हर एक से अपील करूँगी कि आप सहन मत करिए प्लीज़, बिकॉज आपको लगता है कि समाज आपका साथ छोड़ देगा और अगर छोड़ता है तो छोड़े, लेकिन वो बहुत थोड़े समय के लिए होता है। लेटर ऑन यू नो, आपकी जो स्किल सेट है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वही लोगों को जो रियल पर्सनालिटी है वो दिखने लगती है और लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं और आप एक गाइडिंग लाइट बन सकते हैं बहुतों के लिए। तो और नाउ अगर हम बात करें बिल्कुल ही जो टॉप हाई क्लास सोसाइटी होती है, वहाँ पे अक्सर क्या होता है कि एवरीथिंग रिवॉल्व्स सो मच अराउंड मनी। अगर वुमेन पैसे को लेकर के सेटिस्फाई है और उसके पास हर तरीके की मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, तो वो कई बार सोचते हैं कि जब सब कुछ है, बच्चे अपने तरीके से शादी होके सेटल हो गए या अगर पढ़ भी रहे हैं तो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से वो क्या होता है कि वो तकलीफ में होते हुए भी इस तरह का कोई डिसीजन लेती नहीं है। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई भी डिसीजन लेंगे जिसमें आपको एक लीगल हेल्प लेनी है, तो ये बात तो डेफिनेट और श्योर है कि आपको 2 से 3 साल तक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ेगा। और अमूमन जब औरतें ये रियलाइज़ करती हैं तब तक उन्हें रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली उनकी खुद की कोई सेविंग्स नहीं है, उनकी जो ज्वेलरी है वो ज़्यादातर जो है वो किसी और के कब्ज़े में है या किसी और लॉकर में है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ज़मीन जायदाद उनके नाम पर नहीं होती है, बैंक अकाउंट्स उनके नाम पर नहीं होते हैं तो जॉइंट होते हैं जिसमें उनकी बहुत छोटी सी से होती है। तो हर कम्युनिटी की अलग अलग तरीके की विमेन के इश्यूज होते हैं। मैम, अक्सर देखा गया है जो मिडिल क्लास फैमिली होती है या बिलो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसमें महिलाओं के साथ मारपीट होती है और उन्हें ये सिखाया जाता है अगर आप वर्किंग हैं तब भी आपको घर का काम करना है और अगर आप नहीं है तब तो करना ही करना है। ये कितना सही है? मतलब ये एक तरह की प्रताड़ना है या ये ठीक है सोच? देखो, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है पूजा। अगर वाकई फैमिली की अर्निंग्स इस तरीके की है, ऐसा होता है अक्सर कि आपकी शादी को 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, लेकिन आप सेम सिचुएशन में हैं, आप रोज ही मार खा रहे हैं, आप रोज लड़ाई हो रही है आपके घर में, फिर विमेन सोचती है कि ये नॉर्मल है हमारे यहाँ। हाँ, इसी का आंसर मैंने आपको अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिया कि जब तक वो उस वुमेन को ये नहीं लगेगा कि अब उसका ब्रेक पॉइंट आ चुका है, तब तक वो एक्शन नहीं लेंगी। पॉसिबल ही नहीं है, ये मैंने अपने इतने करियर में देखा हुआ है। ना ही वो कोई इस तरह का एक्शन लेती हैं जिससे वो अपने आप को सेफ और सिक्योर कर लें, फाइनेंशियली स्पेशली। ना ही वो इस तरह का एक्शन लेती हैं जिसकी वो लीगली पुलिस, देखिए पुलिस भी कोई बहुत ज़्यादा और बहुत दूर तक साथ देती नहीं है आपका। पुलिस कई तरीके की गाइडलाइन से बंधी हुई है, वो उन गाइडलाइंस को ब्रेक ही नहीं करना चाहती, वो एक और FIR लॉन्च ही नहीं करना चाहती। तो प्रॉब्लम तो होती है, दैट इज
मल्टीपल रीजंस होते हैं, पर लेकिन मैंने कही जब भी लड़की ब्रेक पॉइंट पे आती है तब वो आई है मेरे पास, और उनको हमने कोशिश करी है जितना हो सके उनकी सिचुएशन को रिजॉल्व करने की। FIR से मुझे एक स्टोरी याद आ गई। एक बार हमारी नेबर्स में लड़ाई हो रही थी हस्बैंड वाइफ में। उन्होंने सुबह 4 बजे पुलिस वाले को कॉल किया, पुलिस वाला आया बट ही डिडंट लॉन्च FIR। ही सेड कि उसका टाइम खत्म हो रहा है, अब जो नेक्स्ट टाइम उसे 8 बजे पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। तो क्या ये गाइडलाइंस अगर विमेन की बात आती है, विमेन सेफ्टी की, तो ये कितना गलत और कितना सही है? देखो जहाँ तक FIR नहीं, आई मीन लाइक देखो बेसिकली क्या है कि वो भी ये चाहेगा, वो पुलिस वाला भी ये चाहेगा। समझा दिया, हाँ वो आए, उन्होंने समझा दिया ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट वो उतना ही करके जाते हैं जी, उतना ही करके जाते हैं। और अगर ये महिला अगर पुलिस थाने गई होगी अपने FIR दर्ज कराने के लिए, तो उसको वहाँ पे और ज्यादा लंबा प्रोसीजर और मोस्टली हुई नहीं होगी, जहाँ तक मेरा सोचना है, वो सिर्फ कंप्लेंट लेवल पर ही हुई होगी। बिल्कुल सही, उन्होंने हाँ। उस टाइम भी मतलब उसे समझाया ही, वो यही करते हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। हाँ, और वो अपनी डायरी एंट्री करते हैं कि काउंसलिंग हो चुकी है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आता है, हम 2023 में रहते हैं, इट्स लाइक अ मॉडर्न वर्ल्ड जहाँ पे महिलाओं को किसी चीज से रोका नहीं जाता। आप शांत पे जा रही हैं, ऐसा बोलते हैं कि आजकल कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे महिला पीछे हो। ऐसे में इक्वालिटी का कितना रोल है, विमेन्स मेंस, क्या हम अभी भी बराबर है? इसका आंसर शायद आपको मेरा थोड़ा कंजर्वेटिव लगे, बट मैं ये बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ कि किसी भी औरत को अपनी फेमिनिटी कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। फेमिनाइन क्वालिटीज जो होती हैं, एक कंपैशन की, काइंडनेस की, केयरिंग की, बीइंग अ मदर, इस तरह की जो फेमिनाइन क्वालिटीज होती हैं, इनको आपको अपने अंदर बना के रखना चाहिए। वो आपका एक्स फैक्टर है। बट ये क्वालिटीज भी तो तभी मरती है ना जब आप ऐसे सिचुएशन से गुजरते हैं। नहीं, ये तो इंडिविजुअल के ऊपर है। आप अगर ये सोचते हैं कि आवाज़ ऊंची करने के बाद ही आपकी आवाज़ सुनाई देगी, या गाली देने के बाद मर्दों की तरह, या फिर लड़ाई झगड़ा और इस तरह के हाथ में आ जा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप सॉफ्ट रह के आपका राइट एक्शन लेना जरूरी है। दैट्स व्हाट आई फील। अब तक हमने चाइल्डहुड की बात की, रचना मैम के करियर की बात करी, और महिलाओं के लिए कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम कितने इक्वल है, अभी भी इन बातों पे बात की। पर अब एक सबसे इम्पोर्टेंट और सीरियस क्वेश्चन, आपका सफर भी आसान नहीं रहा। रचना शुक्ला से रचना श्रीवास्तव होना और रचना श्रीवास्तव से वापस रचना शुक्ला होना, कितना मुश्किल था और कितना आसान था? नहीं, ये ज्यादा मुश्किल नहीं था। जब मेरी शादी हुई तब मैं रचना शुक्ला थी, फिर मैंने जब शादी करी तो मैं रचना श्रीवास्तव बनी, और मुझे उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं हुई थी इस सरनेम को अडॉप्ट करने में, क्योंकि वो भी मेरे ख्याल से एक नेचुरल बात थी कि आप अगर, आजकल लड़कियां नहीं रखती हैं पर हमारे टाइम पे रखा जाता था। उसके बाद जो भी परिस्थितियां आई, एडवर्स परिस्थितियां आई, और जिस किसी भी कारण से मुझे अपनी लाइफ को स्टेबलाइज करने के लिए या अपनी खुशियों को और अपने पीस ऑफ माइंड को वापस लाने के लिए कोई कदम उठाने पड़े, उस टाइम पे मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि मैं अपनी आइडेंटिटी को ढूंढूं। मैं किसी और की आइडेंटिटी में घुल चुकी थी पूरी तरीके से, जो कि आपने पहले कहा ना कि महिलाएं क्यों एक्शन नहीं लेती हैं, तो मैं किसी और के आइडेंटिटी में मैं किसी और के जो थॉट प्रोसेस है और जो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, उसमें मैं अपने आप को ना बिल्कुल एक तरह से बेड़ियों में पा रही थी। तो मेरे लिए अपने आप को ढूंढना बहुत ज़रूरी था, और उसके लिए सबसे पहला कदम ये था कि मैं चाहती थी कि मैं वापस वही रचना बन जाऊं जो मैं पहले थी, जो मैं खुश थी और जो मैं एक्चुअल थी और जैसे मैं रहा करती थी, and so for me it was a natural progression, and I'm very proud of the fact that I was able to take this step. मैंने बिना डरे ये स्टेप लिया है, और मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गैजेट होता है उसमें ऑफिशियली मैंने अपना नाम चेंज करा लिया है। पर सो आई एम I feel very proud of it. And another thing is कि हमारे कंट्री में जो लीगली ऑल्सो हम जो चाहें वो नाम लिख सकते हैं। मैं आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपको जिस नाम से आपको जो चाहे आप वो नाम रख सकते हैं, जो चाहे आप बस जाइए और आप जाकर के चेंज करा लीजिए। मैम, जब हम इस पॉडकास्ट से पहले मिले थे तो आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी एक्सप्लेन करी थी।
मैं चाहती हूँ आप ऑडियंस को भी इसके बारे में बताएं कि आपका स्पिरिचुअल पाथ कब स्टार्ट हुआ, आपने कैसे स्टार्ट करा, और आपने बताया था कि आपके करियर में आपने जितनी भी सक्सेस हासिल की है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। देखिए, स्पिरिचुअलिटी के बगैर किसी भी कोई भी इंसान अगर अपनी जिंदगी को स्पिरिचुअलिटी के बगैर जिएगा तो ही और शी इज लाइक अ बोट विदाउट एंकर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज हर एक की स्पिरिचुअलिटी इंडिविजुअल होती है, तो किसी का ये कहना है कि मेरी बेटर है और आपकी ठीक नहीं है, वो मेरे ख्याल से सबसे गलत बात है। हम जिस तरीके के स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप को पाता है वो उसके लिए कार्मिकली बंधा हुआ है ना। तो मैंने अपने आप को जिस लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी पे पाया वहां मैं कार्मिकली बंधी हुई थी, मुझे उस जगह पे जाना ही जाना था। दिस इज माई वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव एंड फेथ। Thirdly, the thing is कि my whole family, my whole Shukla family is a very religious family and I have grown up listening to, मैं सुबह से हमारे यहाँ 4-5 बजे से भजन लग जाते थे, पूजा पाठ ये वो इस तरह की चीज़ों को मैंने हमेशा देखा। मैं बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक नहीं हूँ लेकिन आई एम वेरी डीपली स्पिरिचुअल। और आप बहुत हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी को अपनी जर्नी बनाते हैं और उसके साथ आप अपनी ज़िंदगी को तभी आगे बढ़ाते हैं जब आपके जीवन में बहुत बड़ी कोई मुसीबत आती है। जब तक मुसीबत नहीं आती है आप कभी भी इस बारे में गहराई में नहीं सोचते हैं। तो जब मेरे ऊपर जब मैंने ये देखा कि बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस विच आई वॉज इन, मुझे डिप्रेशन होने लगा, मुझे एंग्जाइटी होने लगी, मुझे छोटी छोटी बात पे रोना आने लगा, तो मैंने ना डॉक्टर की तरफ देखा, ना मैंने दवाइयाँ ली, ना मैं थेरेपी और इस तरह की चीज़ों में बिलीव भी नहीं करती हूँ। आई टुक अ फ्री थेरेपिस्ट एंड विच वॉज गॉड। तो मैंने कंप्लीटली अपनी जो थिंकिंग है वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल कर दी। एंड आई मस्ट ऑल्सो मैंशन हियर कि मेरे 2 छोटे छोटे डॉग्स थे जिनको मैं अपना बच्चा कहती हूँ, सिकंदर एंड टैंगो। उन दोनों ने मुझे अनकंडीशनल लव की रियल डेफिनेशन बताई। उन दोनों ने मुझे ये बताया कि किसी को प्यार करना क्या होता है। तो वो मेरे सबसे बड़े टीचर हैं। तो मैं उन्हें हमेशा, मैं सिकंदर और टैंगो को हमेशा अपना फर्स्ट टीचर मानती हूँ इन माई जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एंड देन आफ्टर दैट it has been a beautiful journey and I really feel that I'm so blessed that I can feel close to God. आप ये फील करते हो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ने आपको ट्रांसफॉर्म किया है? 100%, 100%। बट जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम रहते हैं हम कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। ऐसे में अगर किसी बिगनर को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी हो तो कैसे करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि सबसे इजी पॉइंट या सबसे कहाँ जाएं हम, क्या शुरू करें? सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट आपको बताती हूँ। इजी और डिफिकल्ट का तो मुझे नहीं पता क्योंकि स्पिरिचुअलिटी अपने आप में बहुत इजी बात है, लेकिन एक प्रैक्टिकल तरीका उसको समझने का ये होता है जो मैंने भी किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप शुरू में ना कुछ बहुत अच्छी किताबों का अध्ययन करते हैं। यू डिवेल्व इनटू गुड लिटरेचर। There is a list of authors which I can give you and you can actually put it in your introduction in the podcast. Your favorite 2 authors? My favorite is, there's only one favorite book which I can mention, and I can't say, yeah, I can mention 2. The spiritual path which I follow is called A Course in Miracles. वो मेरी फेवरेट बुक है और वो कभी ऐसे हो ही नहीं सकता है कि कोई नंबर 2 हो। बट यस, अनदर ऑथर जो मुझे बहुत पसंद है वो है रामदास। और तो आप अगर सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, बच्चे ऑथर्स की बुक पढ़ते हैं जिसमें आपको लर्निंग्स मिलती हैं, कहीं ना कहीं आपको क्लिक हो जाएगा यार ये बात मेरे समझ की। और सबसे बड़ी बात स्पिरिचुअलिटी की ये होनी चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी इज ऑलवेज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। अगर आपने कुछ सीख लिया है किसी एक पर्टिकुलर किताब से या 4 किताबें पढ़ के, अगर आप उसके बाद एक नेचुरल प्रोग्रेशन में आप एक लेवल हायर नहीं जा रहे हैं या आप कहीं और नहीं, आप उसी में अटक गए हैं, तो उसको हम कल्ट कहते हैं। और आपके स्पिरिचुअलिटी का रोल ही ये होना चाहिए कि इट हैज टू बी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, बिकॉज इवेंचुअली ईश्वर एक है और आपको वहां पहुंचना है। लेकिन अगर वो आपके कार्मिक जर्नी में लिखा है आप तभी पहुंचेंगे, उसमें हड़बड़ाइए मत।
कई बार ये होता है ना कि लोग स्टक हो जाते हैं किसी कल्ट में और उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ देखते नहीं है, बट मे बी उनकी कार्मिक जर्नी में वही लिखा हुआ है। हर इंसान अपना गुरु खुद ढूंढता है। मैंने अपना गुरु गॉड में ढूंढा, अपने सिकंदर और टैंगो में ढूंढा। मैम आपने बहुत ही खूबसूरत बात करी, लेकिन अब एक सोशल मीडिया से सवाल है। हाँ जी, आप हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो। अभी कुछ दिन पहले ना मैंने एक केस देखा था जिसमें एक लेडी डॉक्टर थी एंड शी इज वेल एडुकेटेड, बट उन्होंने अपनी मैरिज के 6 to 8 years बाद ये एक्सेप्ट किया कि उनके हस्बैंड एब्यूसिव है और उनके साथ बहुत सारे इश्यूज हैं। तो ये कितना कॉमन है? ये काफी कॉमन है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने एक्शन ले लिया, हैट्स ऑफ टू दैट डॉक्टर। बट डोंट यू थिंक सो इट्स वेरी लॉन्ग टाइम? नो, देयर इज, यू नो, दीज आर वेरी सब्जेक्टिव थिंग्स। कई लड़कियां हैं जो 2 महीने के अंदर ये डिसीजन ले लेती है ना। आप 8 महीने के अंदर लेते हो, मैंने 25 साल बाद लिया। आप कभी भी लोगे डिसीजन, पहला इल्जाम आप पे ये लगेगा कि आप ग्रीडी औरत हैं, आपको अपने पति की धन दौलत और रुपये पैसे में इतना इंटरेस्ट है, उसकी वजह से आप ये ले रहे हैं। आपके फैमिली वाले उसी पति की जो है वो धन दौलत को आपके थ्रू लेना चाहते हैं, वो उसको आपके थ्रू अपनी तरफ लेना चाहते हैं। तो ये इल्जाम तो लगने ही लगने हैं। आप 1 महीने बाद लो, 1 साल बाद लो, आप 8 साल बाद लो, हर एक का एक राइट टाइम होता है, यू नो, क्योंकि आप ट्राई भी तो करते हैं ना। आप ट्राई भी तो करते हैं कि नहीं, शायद कई बार ये होता है कि आपको पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप सोसाइटी देखते हो, मतलब इट्स नॉट वन सिंपल स्ट्रेट लाइन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर प्रोबेबली हम लोग एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल लेवल पे हम एक प्रॉपर पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। दिस इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। मतलब जब आग खुली तब सवेरा, एज सिंपल एज दैट। कोई उसमें टेंशन की जरूरत नहीं है। ऐसे में कई बार बोला जाता है कि सेल्फ डिपेंडेंट होना, वेदर योर पेरेंट्स विद यू और नॉट, सेल्फ डिपेंडेंट, फाइनेंशियली खुद से चीजें करना, क्या ये चीजें ऐसे टाइम पे सपोर्ट करती हैं हमें? ये बहुत जरूरी है। हर लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो पैसे कमा रही है तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अनलेस एंड अनटिल इट इज रियली रियली रिक्वायर्ड इन फैमिली फंड्स, आप अपने एक सेपरेट अकाउंट में अपने पैसे जमा करिए। आप अपने पैसों से एक प्रॉपर्टी बनाइए। आप अपने पैसों से अपनी लाइफ को बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए रखिए। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर परिवार को आपके पैसे की जरूरत है तो आप, मैंने वो आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, बट लेकिन अगर आप बिल्कुल ही आंख पे पट्टी बांध के, कंप्लीटली ट्रस्ट करके, कंप्लीटली इस उसमें कि नहीं अगर मैं नहीं दूंगी तो बड़ी बुरी बात हो जाएगी, नहीं, ये सारी चीजें आप शादी के पहले क्लियर कर लीजिए। अगर बंदा समझदार है वहीं आपको उसकी समझदारी दिख जाएगी, क्योंकि आपको भी जब जरूरत पड़ेगी किसी इमरजेंसी में, कभी आपने कार खरीदनी है, आपके पास 5 लाख की कमी है, तो आप अपने हस्बैंड से ही मांगोगे, यू नो, और किससे मांगोगे? आप फ्रेंड से तो नहीं, यार मुझे लोन पे नहीं लेनी, आप थोड़ा बहुत दे दो, तो वो बात अलग होती है, यू नो। बट लेकिन अगर कोई भी लड़की है, मैं उससे यही एडवाइस करूंगी कि प्लीज बी फाइनेंशियली स्ट्रांग, बिकॉज अदरवाइज इफ यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर मैरिज और अ रिलेशनशिप, यू विल नॉट बी एबल टू। मैम ऐसे में प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए और आपको क्या लगता है कि मतलब क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन क्या है इन बातों का? प्रिकॉशंस, यही पहला वाला आंसर है कि इसी, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, आप अपने करियर में आगे बढ़ते जा रहे हैं और तो ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रेंथ आती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आपके बैंक में पैसे नहीं है, आपके बैंक में 10,000 रुपए पड़े और आपको पता है कि आपको वकील की फीस 4 लाख देनी है, तभी आप केस जीतोगे। तब आप क्या कर रहे हो? आप अपने गोल्ड बेच रहे हो, आप अपने एफडीज तोड़वा रहे हो, आप और ज्यादा वैकेंसी की तरफ और ज्यादा कमी की तरफ आप बढ़ते जा रहे हो। तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ। आपके पास पैसा रहेगा, आप सिक्योर फील करोगे, और उसके बाद जो एडजस्टमेंट्स है, एंड इफ यू नो, इफ अ बॉय इज नाइस एंड इफ ही इज ब्रॉड माइंडेड, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द मेन, देयर आर गुड बॉयज आल्सो, व्हाई वुड ही आस्क यू फॉर योर मनी? इफ यू आर माय सिस्टर एंड इफ यू आर अ वर्किंग वुमन, आई विल कम एंड आस्क यू फॉर द मनी जब मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी। अदरवाइज मैं कहूंगी यार तू अपनी खुद के गहने बना, अपने, यू नो, just make yourself secure in whichever way you want to, travel, do whatever you want to। अदरवाइज फैमिली तो होती है एक दूसरे के सपोर्ट और हाथ बढ़ाने के लिए। तो मैं फैमिली यूनिट को ब्रेक नहीं कर रही, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे जो मर्द हैं वो खराब है, पर आप जब भी शादी कर रहे हैं तो आप एक बार पूछ के तो देखिए उस आदमी से कि भाई मेरी अर्निंग्स जो हैं उसका डिसीजन मैं ही लूँ 100%। आपको क्या लगता है, मेंस एग्री करते हैं ऐसी बातों से?
आपको पता लग जाएगा कि उसका कैरेक्टर क्या है। आपको करनी नहीं है फिर वहां शादी। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। आप अपने आंख आप देख करके अगर आप फायर में जा रहे हो तो जलोगे तो। बट ये नहीं कह रही हूं मैं कि आप जरूरत है तो ना दे, यू नो यू कैन अंडरस्टैंड। देखिए पूजा, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने पहले भी आई थिंक मैंने यही कहा आपके पिछले क्वेश्चन के आंसर में। आप बात करके देखिए, अगर लड़का समझदार है, ओपन माइंडेड है, उसमें खुद भी इतना है कि वो ऑनेस्टली मैं ऐसे लड़के के साथ जाना या रहना पसंद करूंगी या शादी करना पसंद करूंगी जो ये कहे कि यार मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, तेरी मनी तो इज योर पॉकेट मनी, डू व्हाट यू वांट टू डू विद इट। उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। पर अगर आप ये देख करके कि द बॉय वांट्स ऑल योर मनी टू बी पूल्ड इनटू द फैमिली फंड एंड आपको ये पता भी नहीं हो कि वो मनी कहाँ जा रहा है जो आप कमा रहे हैं, आप फिर घर पे काम भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर तो आप जानबूझ के आप फायर में हाथ डाल रहे हैं, तो जलोगे तो। बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखिए फैमिली ही एक दूसरे के काम आती है। आपको अगर ज़रूरत है तो आप अपने हस्बैंड से ही कहोगे कि यार मुझे ये कार लेने में बस 5 लाख कम पड़ रहे हैं, आप दे दीजिए। सो इन द सेम वे ही कैन ऑल्सो आस्क यू एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, यू नो। नो आई विल फिगर इट आउट, डोंट वरी। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि फाइनेंशियली सिक्योर होना हर औरत का आज की डेट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो आपको जो स्ट्रेंथ देगा वो कुछ और चीज़ नहीं दे सकती। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैम आपके रोल मॉडल्स के बारे में जानना चाहेंगे, कौन है? यस, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, दोनों जगह में। आई विल स्टार्ट विद द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड माय रोल मॉडल इज माय सिकंदर एंड माय टैंगो, माय 2 पपी बेबीज एंड गॉड ऑफ कोर्स। एंड अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखना चाहें तो मेरे जो रोल मॉडल हैं, अनबिलीवेबली, अनडाउटेबली, more than 500% is Chief Justice चंद्रचूड़। आई थिंक मैंने उतने इंटेलिजेंट, उतने बैलेंस्ड, और मैं पास्ट के लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं करंट की बात कर रही हूँ, उतने बैलेंस्ड और ही इज सो डायनेमिक, मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी। उनके दिल में इतनी काइंडनेस है, इतनी कंपैशन है, वो हर केस को कंपैशन के साथ देखते हैं, चाहे वो केस एक नेशनल लेवल का मैटर है जिसको वो सुन रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी सेम सेक्स मैरिजेस का था या इलेक्टोरल बॉन्ड्स का था, उसी तरीके से उतनी ही इंटरेस्ट से वो इस एक माँ की कहानी को सुनते हैं जिसके बेटे को बिकॉज ऑफ द कस्टडी थिंग फादर लेकर गया और उसने वापस नहीं करा है और उसने हेबियस कॉर्पस डाली है। और वो हमेशा अपने हर स्पीच में कहते हैं कि एज अ लॉयर एंड एज अ जज आपको, आपके दिल में काइंडनेस की जगह बहुत ज़रूरी है, कंपैशन की जगह बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप समझेंगे कैसे कि एक जो कॉमन आदमी है आपके सामने एक छोटी सी पेंशन के लिए आया हुआ है कि उसकी पेंशन अटकी हुई है 15 सालों से, कहते मैं उसका दर्द भी समझता हूँ। तो वो केसेस होते हैं, मतलब आई डोंट नो, मैंने उनको जब भी सुना है, देखा है या उनके बारे में पढ़ा है या उनकी लिखी हुई किताबों, तो मुझे वो बहुत इंस्पायर करते हैं बीइंग अ लॉयर। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको भी बहुत पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ कौन सा स्पेशल गेस्ट आने वाला है ये भी एक सरप्राइज है, तो तैयार हो जाइए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।